तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के दौरे पर तुलसीपुर में देवी पाटन मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की है और गोरखपुर से आए गौरक्षक पीठ के पुरोहितों ने गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। और अपने दौरे के दौरान सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर भी बैठक की है। सीएम ने बलरामपुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिले। यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। सीएम ने देवी पाटन मंदिर में नवरात्रि में लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं को परखा और आपको यह भी बता दें कि यहां पर करीब 2 वर्ष बाद लगने वाला मेला भव्य स्तर पर होगा। और वही भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर वो पहुंचे हैं और अपने दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी किया है और साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर में उन्होंने भ्रमण भी किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद वाराणसी का यह उनका पहला दौरा है। भूपेंद्र चौधरी दोपहर करीब 1:30 बजे रोहनिया स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया और इसके बाद वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ चिंतन मंथन में जुट गए। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और चौधरी की नियुक्ति से न केवल पार्टी ने जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की, बल्कि लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पश्चिम से पूर्वांचल तक पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को भी साथ रखने की कोशिश की है। और आज मैंने भोले बाबा के दर्शन करके यही उनसे आशीर्वाद मांगा है कि भगवान मुझे मेरी पार्टी ने जो काम दिया है मैं उसे ईमानदारी से, निष्ठा से अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना। और वही समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर बड़ा हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम के हॉस्पिटल निरीक्षण के दौरान एक वीडियो ट्वीट किया और वीडियो में डिप्टी सीएम एक मरीज के कान में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और जिसका वीडियो ट्वीट करते हुए सपा ने लिखा है कि ब्रिजेश पाठक जी, क्या आप कान में कह रहे हैं? अपनी असफलताओं को सबको बताइए, पहले आप सार्वजनिक शर्मिंदा हुआ करते थे। सपा ने ट्वीट में आगे यह भी लिखा कि आपके मंत्री काल में जिस तरह के बुरे हालात हैं उसमें कायदे से तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव आजमगढ़ के एकरामपुर गांव वो पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने एक सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना भी जताई है। गिरीश यादव ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, अगर कोई और समस्या होगी तो वो खुद संज्ञान लेंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बातचीत वो करेंगे। कुल मिलाकर शासन प्रशासन पीड़ित परिवार की मदद को आगे रखेगा। और आपको यह भी बता दें कि बरदा थाना के भगवानपुर गांव के पास पिछले शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ था। कार सवार एक ही परिवार के मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं एक बाइक सवार एक स्थानीय की मौत के मुंह में वो भी चला गया था। पीड़ित परिवार घटना के समय वंध्याचल मुंडन संस्कार करने जा रहा था और भीषण हादसे में सभी को इसने हिलाकर रख दिया। दर्दनाक हादसा था। पीड़ित परिवार शहर से सटे सिधारी थाने के एकरामपुर गांव का निवासी है और खेल राज्य मंत्री ने परिवार के लक्ष्मी यादव को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं कार सवार आरोपी चालक जो अभी तक फरार चल रहा है उसकी भी जल्द से जल्द धरपकड़ की बात सामने आ रही है। उनके नाम से भूमि थी वो किसान दुर्घटना बीमा का आज ही उसकी सारी औपचारिकता पूरी करके आज ही शाम तक वो 5 लाख रुपये मिला है उसकी स्वीकृति उनको दे दी जाएगी। हमारे जिलाधिकारी से भी बात हुई है और हर पहलू पर सरकार हर संभव मदद के लिए और पीड़ित पक्ष के साथ पूरी सरकार खड़ी है और जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग इसमें बात करके पीड़ित को पूरी सहायता उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और हमारी पूरी संवेदना है हमारी पार्टी की भी और हमारी सरकार की भी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी हम जो है आज यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं।
और देश में ट्रेनों की बढ़ती स्पीड के साथ ही रेलवे ट्रैक की सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है और इसके लिए रेलवे विभाग टेक्नोलॉजी को बेहिचक सहारा भी लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल रेलवे की नई दिल्ली, आगरा, झांसी, भोपाल रूट व्यवस्था रूटों में से एक है और इसलिए इस रास्ते के ट्रैक की सुरक्षा भी बेहद अहम हो जाती है। आगरा रेल डिवीजन की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया है कि ट्रेनों की बढ़ती स्पीड के साथ साथ ट्रैक की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। रेलवे इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और आपको यह भी बता दें कि आगरा रेल डिवीजन ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसके माध्यम से लोको पायलट को रेलवे ट्रैक पर किसी व्यक्ति या फिर जानवर होने की जानकारी उसे पहले ही हो जाएगी और ऐसी दशा में ट्रेन के पहिए थम जाएंगे और हादसा नहीं होगा। देखिए, ट्रेनों की बढ़ती स्पीड के साथ ट्रेनों की और आसपास के लोगों की, यात्रियों की, सबकी सुरक्षा को प्राइमरी इम्पोर्टेंस रेलवे द्वारा दी जा रही है। इस क्रम में कई तरीके के काम किए जा रहे हैं। एक तो ट्रेन ऑपरेशन को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कवच करके एक प्रोग्राम लाया जा रहा है जो ट्रेन्स में जो ऑटोमेटिकली ट्रेन्स को स्टॉप करेगा अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आता है। इसके अलावा जो कैटल रन ओवर होती है, पशु जो आ जाते हैं रास्ते में, और मैन रन ओवर, यदि कोई व्यक्ति रास्ते में आ जाता है तो इसको मॉनिटर करने के लिए आगरा डिवीजन में खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है और हम उनको ट्रैक करते हैं और उन जगहों पे सुरक्षा निश्चित करते हैं। और वहीं पूर्व विधायक विजय मिश्र सहित 8 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके तहत जिला मजिस्ट्रेट आयरका अखौरी के आदेश पर हाईवे पर स्थित नवधन गांव में दर्ज भूमि को जब्त कर लिया गया है। इस भूमि में पूर्व विधायक के अलावा उनकी पत्नी और पूर्व एमएलसी रामलल्ली मिश्र, बेटा विष्णु मिश्र और बहू रूपा के नाम यह दर्ज है। पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान भूमि पर मुनादी कर बोर्ड लगाया गया है। आपको बता दें कि जांच के दौरान विजय मिश्र और परिवार के तमाम लोगों के पास अवैध संपत्ति बरामद हुई है और इनके पास एक एक कर संपत्ति को जांच परख के बाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई है और इसी क्रम में एक बार फिर से करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। ये कुख्यात और पेशेवर अपराधी विजय मिश्रा और उसके परिजन जिन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उसी पे डीएम भदोई के आदेश से उसकी लगभग उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की पत्नी, उसकी पुत्रवधू और पुत्र के नाम से 3 करोड़ 34 लाख और 37 हज़ार से अधिक की एक ज़मीन है। उस ज़मीन को चूँकि अपराध से जो अर्जित पैसा था उससे उसको खरीदा गया था, इसलिए उस ज़मीन को डीएम भदोई के आदेश से कुर्क किया गया है, जब्तीकरण का आदेश दिया गया है। पुलिस और एसडीएम उसका आदेश का अनुपालन करा रहे हैं। पहले भी इस गैंग के ऊपर जब्तीकरण की कार्रवाइयाँ हुई हैं और इसी तरह से सख्त कार्रवाइयाँ जो जितने भी पेशेवर माफिया उस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार भदोई पुलिस कर रही है और आगे भी जारी रहेगी। प्रदेश में सबसे पावरफुल विभाग जहां से सभी विभागों का संचालन होता है और इसी सचिवालय की डिस्पेंसरी में लाखों रुपए से लगाई गई अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीनें बंद पड़ी हैं। दवाओं का भी यहां पर टोटा देखने को मिलता है। सभी सेवाएं और डिस्पेंसरी यहां पर नहीं है और ऐसे में सचिवालय कर्मी बाहरी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हैं, जिससे सचिवालय का काम भी प्रभावित होता है। सचिवालय डिस्पेंसरी के प्रभारी डॉक्टर श्री प्रकाश वत्स ने बताया है कि डिस्पेंसरी में अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है और ना ही एक्सरे मशीन चलाने के लिए, और उनकी जानकारी हमने प्रमुख सचिव विधानसभा और मंत्री ब्रजेश पाठक को भी दी है। सचिवालय कर्मियों में जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो सिविल और मेडिकल कॉलेज उनको भेजा जाता है और पहले यहां आंख के भी डॉक्टर बैठते थे, लेकिन अब वो नहीं है और विभाग जब कर्मचारी और डॉक्टर्स यहां पर आएंगे तब बंद मशीनें संचालित हो पाएंगी। एक्चुअली में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की स्थापना जो है हो गई, मानव संसाधन के बारे में यहाँ पे पद सृजित नहीं हुए। शासन ने एक आदेश किया, माननीय मंत्री जी ने शासन ने कि जो है जो भी संबद्ध हैं, संबद्ध कर्मचारियों के द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही थी। उन्होंने एक आदेश किया कि संबद्ध कर्मचारियों को तत्काल कार्य मुक्त किया जाए। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क भी स्थापित किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कार्य मुक्त कर दीजिए, देखते हैं इसको फिर कैसे चलाते हैं। हमने शासन को भी अवगत करा दिया है इस बारे में, महानिदेशक को भी बता दिया कि 2 मशीनें हमारी जो हैं क्रियाशील नहीं, एक आंख की भी जांच होती थी वो भी नहीं होती, तो असुविधा हो रही है लोगों को। हमारे पास आ रहे मरीज तो मैं उनको भेज दे रहा हूँ।
सिविल अस्पताल मैं वहाँ रहा हूँ, तो अपने संबंधों का वो फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों को भेज दे रहा हूँ। तो मैं असुविधा तो नहीं होने दे रहा हूँ अभी फिलहाल। और प्रतापगढ़ में अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सदस्यता अभियान में वो मौजूद रही हैं। अनुप्रिया के साथ उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल, अपना दल के विधायक दल के नेता रामविलास वर्मा, प्रतापगढ़ के अलावा अपना दल के इकलौते विधायक और साथ ही जीतलाल पटेल समेत भारी संख्या में अपना दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपना दल एस की सदस्यता को ग्रहण किया है और वहीं कार्यकर्ताओं की भारी संख्या देखकर अनुप्रिया पटेल भी काफी गदगद नजर आई हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बीजेपी के साथी दल भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपना दल एस ने भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने की अब अपील की है। मंच पे प्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर सीएम धामी मसूरी के शहीद स्थल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य के अमर शहीदों को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा है कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में कई लोगों ने अपनी शहादत दी है, यातनाएं सही हैं, जिसके बाद हमें उत्तराखंड मिला है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा और 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह सरकार ने बिना चेतावनी के निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। सीएम धामी ने आगे कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, साथ ही उन्हें हर सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी और आंदोलनकारियों पर एक फिल्म का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे युवाओं को इसके बारे में जानकारी मिल सके। खटीमा गोलीकांड के शहीद हों, मसूरी गोलीकांड के शहीद हों, चाहे हमारे देहरादून के शहीद हों, रामपुर तिराहा कांड के शहीद हों, हमारी वो बहनें हों जिनके साथ तमाम प्रकार का अत्याचार हुआ, उन सबको हम इस दिवस पर याद करते हैं। पिछले वर्ष भी मैं यहाँ आया था, गणेश जोशी जी भी आए थे, हमारे और निगण भी आए थे, सभी ने हम लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया था। इस वर्ष भी भाग ले रहे हैं। ये दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि ये उत्तराखंड राज्य हमको आसानी से नहीं मिला है। इसलिए इस दिन हम जहां उनका स्मरण करते हैं, वहीं हमको आगे उत्तराखंड राज्य कैसा होगा, उसमें हमारी कैसी सहभागिता होगी, क्या हम उसमें योगदान दे सकते हैं, यह भी एक हमारे लिए संकल्पबद्ध और वचनबद्ध होने का दिवस है। और वहीं केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में 3 हेली कंपनियों ने सेवा शुरू की है। केदारनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों को 15 सितंबर तक सभी 9 हेली कंपनियों का लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि यात्रा में हेली कंपनियां भी अब धीरे धीरे हेलीपैड पर पहुंचने लगी हैं। पहली बार हिमालयन हेली कंपनी ने बारिश के समय भी अपनी सेवाओं को जारी रखा है। वहीं हेली टिकटों की बात अगर की जाए तो 15 सितंबर तक हेली टिकटों की बुकिंग पूरी हो चुकी है और 16 से 30 सितंबर तक हेली टिकटों की बुकिंग स्पीच जारी है। और आपको यह भी बता दें कि 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुले थे और 2 महीने की यात्रा में भारी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे और साथ ही बारिश में भी कांवड़ियां भी भीड़ से केदार घाटी वो पहुंचे। और दूसरे चरण में हेली टिकटों की बुकिंग को देखते हुए भारी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद अब जताई जा रही है। वहीं हेली सेवा नोडल अधिकारी सुशील नौटियाल ने यात्रियों को जानकारी देते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि हेली टिकटों को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, वहीं मौसम के हिसाब से आने वाले यात्रियों की यात्रा को सुगम और सफल बनाने में सहयोग किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सलाह भी दी है। जैसा कि आपको विदित है कि यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया और काफ़ी अच्छी भीड़ होने की और पर्यटकों के आने की संभावना है। इसी मद्देनज़र जो पूर्व में जो है 9 कंपनियां हेली यहाँ पर काम कर रही थी, उनमें से एक कंपनी हिमालयन जो है इस पूरे वर्ष पर यहाँ पर काम किया। और अब जो आने वाली जो कल जो हमारे पास आ गई है, क्रिस्टल और चिप्सन 2 कंपनियाँ आ गई हैं। शेष कंपनियाँ 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और इस प्रकार से आगे जो है अगले 15 तारीख तक सभी कंपनियाँ आने की आ जाएंगी यहाँ पर और अपना कार्य प्रारंभ सेवाएँ शुरू। और यह भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले विगत 2-3 दिन से जो है मौसम खराब है और अक्सर सभी लोगों का ये रहता है टिकट लेने के बाद कि सबसे पहले मैं चले जाऊँ।
तो मेरी सभी यात्रियों से प्रार्थना है कि हेलीकॉप्टर के शेड्यूल के अनुसार ही जो है उनको सहयोग करते हुए सभी लोग जो है अपनी यात्रा को सुगम और सफल बनाएं। और हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में अभी तक 8,57,000 मतदाताओं के वोट बन चुके हैं, जबकि करीब 5,000 लोगों ने अपना आवेदन किया हुआ है। वहीं 2015 के पंचायत चुनाव में करीब 8,33,000 वोटर थे। इस हिसाब से अब तक 24,000 वोटर ये बढ़े हैं। हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह आचार संहिता लागू हो गई है। और वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर हर महादेव सेवा मंडल की ओर से आयोजित की गई 3 दिवसीय गणेश महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने शिरकत की है और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना उन्होंने की है। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से आज भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश का हर एक नौजवान और बेरोजगार न्याय की गुहार लगा रहा है, निश्चित रूप से ईश्वर ऐसे लोगों को दंडित भी करेगा जिन्होंने बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये काम किया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बीजेपी सरकार से जनता नाराज है क्योंकि हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने दल और स्वार्थ के क्षेत्र में परिसीमन और आरक्षण में जो गड़बड़ी की है वो सिर्फ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए किया है। हरीश रावत ने विश्वास जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। जिन लोगों ने गलत किया है बाबा उनको दंडित करें और जो लोग न्याय मांग रहे हैं, जो बच्चे प्रतीक्षारत हैं, उनको काम मिले, उनकी नौकरियां लगें, वो आगे बढ़े। जिला पंचायत को लेकर क्या तैयारियां घोषित की गई है, क्या कहने देंगे? हरिद्वार के लोग इस समय भाजपा को दंडित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से परिसीमन में और आरक्षण में गड़बड़ की है, अपने दलीय स्वार्थों के लिए लोगों चीज़ों को उलझाया है, उससे हरिद्वार और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत नाराज हैं। खंडर में तब्दील हो रही रानीबाग एचएमटी परिसर के लिए भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में एचएमटी परिसर को सिडकुल, रुद्रपुर और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है, जिसको लेकर सरकार से बातचीत भी चल रही है। अजय भट्ट के मुताबिक यहां पर उद्योगों को विकसित करने की दिशा में यह निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि एचएमटी के शेष भाग को सरकार ने खरीदकर पैसा भी जमा करवा दिया है। और धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र नारायण त्यागी बने यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हेट स्पीच मामले में 13 जनवरी से हरिद्वार जेल में बंद वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर 3 महीने की बेल दी थी और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे वसीम रिजवी के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी और शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप, कई साधु संत भी उनके साथ मौजूद थे। और इस दौरान महंत रविंद्रपुरी ने इसे दुख की घड़ी बताया और कहा कि वसीम रिजवी के साथ जो हुआ उसका उन्हें गहरा दुख है। उन्होंने घोषणा करते हुए यह कहा है कि वसीम रिजवी सनातन धर्म के ज्ञानी व्यक्ति हैं और उन्हें संत ही नहीं बल्कि महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। वहीं वसीम रिजवी ने कहा है कि जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं उसका पश्चाताप वो कर रहे हैं और आज तक उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है बल्कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसका अनुपालन करते हुए आज मैं सिलेंडर कर रहा हूं और इससे पहले भी 4 महीने रह चुका हूं। और देखिए, हम जब से सनातनी धर्म हमने इख्तियार किया है और हम ये समझते हैं सनातनी, हमने बहुत से ऐसी उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया उसके बाद उन्होंने उसका पश्चाताप किया है। हमने भी किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है और क्योंकि एक साजिश हमारे पीछे पूरे हिंदुस्तान में हुई और उन लोगों ने की जो कहते हैं कि सर तन से जुदा कर दो,
तो उनकी साजिश के हम शिकार हैं। हमने कभी किसी के इस तरह की कोई बात नहीं की। जो फैक्ट है, जो किताबों में हमने हमेशा उसी तरह की बात की है, सुधारने की कोशिश की है, लड़ाने की कोशिश नहीं की है। हमने चाहा है कि लोग इंसान इंसान से मिले। मन में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं कि हम खुद इनको आज इनके साथ कोर्ट जा रहे हैं। परंतु हमने ये कल रात को मीटिंग की है, हमारी परिषद ने मीटिंग की है, हमारे जितने भी संत महात्मा, हमारे यहाँ के समाज के व्यक्ति, सब ने ये किया है कि इनका साथ दिया जाएगा और कानूनी लड़ाई जो होगी वो लड़ी जाएगी। क्योंकि कहीं लोगों ने इनको कहा कि भाई आपने सनातनी बन के आपको क्या मिला। ये सब चीज़ें हम सब हिंदुओं को देखनी है और सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और एक होके ही तभी जा कर के घर वापसी संभव है, नहीं तो घर वापसियाँ नहीं होगी। ये आप नोट कीजिए। और कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा भी करेंगे। वहीं राहुल गांधी के साथ ही तमाम राज्यों के वरिष्ठ नेता भी पदयात्रा में शामिल होंगे। और इस दौरान देहरादून में भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज जुबैर खान ने यात्रा की तैयारी को लेकर यह जानकारी दी है। जुबैर खान का कहना है कि राज्य में गोविंद सिंह कुंजवाल को यात्रा का आयोजक बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राज्य में भी यात्रा संचालित होगी, जिसे जिले से लेकर ब्लॉक तक में पदयात्रा का आयोजन होगा। जो 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, जिसको आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लीड करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो स्वयं पैदल चलेंगे। लगभग 4000 के करीब किलोमीटर का फासला दूर होगा। उसी के संबंध में उत्तराखंड में, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ से नहीं निकलेगी, तो यहाँ भी जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में इस यात्रा से लोग जुड़ेंगे। ये यात्रा प्रदेश स्तर पर। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। आगरा में बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में बुजुर्ग महिला की पुत्र वधू और उसके प्रेमी गिरफ्तार। जमीन के एक टुकड़े को बेचने को लेकर बुजुर्ग की बेरहमी से की गई थी हत्या। आगरा में हल्की बारिश से नालों में आया उफान। सड़क पर भरे पानी में उछल कूद करते दिखे जलीय जीव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में अपहरण और पैसों के लिए युवती की मजबूर करने वाला एक युवक गिरफ्तार। युवक ने युवती से की 10 लाख की मांग। युवती के साथ दुष्कर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुआ खेलते हुए 13 जुआरियों को सूचना के आधार पर किया गया गिरफ्तार। जुआरियों से नकदी, ताश के पत्ते सहित मोबाइल भी बरामद। आगरा के लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को मौके पर ही पहुंची पुलिस ने। सीएम योगी का बलरामपुर दौरा। देवी पाटन मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों पर विस्तार से की चर्चा। कन्नौज में मंदिर का निर्माण करा रहे साधु की धारदार हथियार से की गई हत्या। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। परिजनों में हड़कंप। जांच में पहुंची है पुलिस। ठठिया थाना क्षेत्र के करजा गांव का मामला। आगरा के भाव और पिनाहट क्षेत्र में चंबल का पानी उतरा। बाढ़ से प्रभावित गांव में तबाही के निशान साफ नजर आए। खेत खलियान के कई परिवारों, उजड़े घर और स्थानीय लोग प्रशासन की व्यवस्था से बेहद नाराज। मेरठ में खंडार में संचालित अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद। पकड़े गए हथियार तस्कर पहले भी जा चुके हैं जेल। गाजीपुर में हेरोइन के साथ 2 महिलाओं समेत पुरुष भी गिरफ्तार। लाखों की बताई जा रही है पकड़ी गई हेरोइन की कीमत। आरोपियों के पास से देशी तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।